बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नाम से ही जाहिर है कि यह क्या चीज़ होगी। हमने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसमें आप सेल पढ़ रहे हैं। सेल में हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ी। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को बारी बारी हमने शुरू किया हुआ है जिसमें आज है साइटोस्केलेटन। आप हमारी बॉडी को देखें, ये जो मेहताब मरवत आपके सामने खड़ा है, जिस फ्रेम में जिस शक्ल सूरत में आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेरे फ्रेमवर्क का काम है, मेरे स्केलेटन का काम है। ऐसा ही स्केलेटन हर एक सेल में होता है, लेकिन कैसे होगा, तो आइए टॉपिक की तरफ। साइटोस्केलेटन, साइटोज मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। सो सिंपली हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन। बुक में पेज नंबर 16 पर इसका डायग्राम मौजूद है, डिटेल्स के लिए आप वो देख सकते हैं। सेल के फ्रेमवर्क को हम सेल का स्केलेटन कहेंगे, साइटोस्केलेटन। इसी तरीके से इंसान के फ्रेमवर्क को हम इंसान का स्केलेटन कहेंगे। आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि सपोर्ट एंड मूवमेंट एक चैप्टर था जिसमें स्केलेटन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। तो जिस तरह हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क स्केलेटन है, इस तरह सेल की पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है, साइटोस्केलेटन है। अब इसकी जरा डिस्कवरी की तरफ आते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मल्टीपल साइंटिस्ट ने काम किया है। तो आइए इसकी तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, इसके अंदर कैसे डिस्कवरी हुई, क्या तरीक़ाकार थी। तो सबसे पहले सजेशन आई, कोलजोफ साहब ने 1928 को सजेस्ट किया कि सेल के अंदर ऐसा कोई चीज़ हो सकता है जो तमाम ऑर्गेनेल्स को जकड़ के रखे। डिस्कवरी इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में कीथ पॉर्टर ने 1944 को डिस्कवर किया कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही साइटोस्केलेटन सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया था यूकैरियोटिक सेल में। फिर उसके बाद कंफर्मेशन आई किसकी तरफ से, कोहेन साहब की तरफ से। कोहेन साहब ने कंफर्म किया कि हाँ जी कोलजोफ का आइडिया भी बिल्कुल ठीक है, कीथ पोर्टर भी सही कह रहे हैं, और वाकई ये जो साइटोस्केलेटन है ये वाकई सेल के अंदर पाया जाता है। तो इन्होंने कंफर्म किया डिफरेंट टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल देके, और उनमें उन्होंने साइटोस्केलेटन को देख लिया। नेक्स्ट जब हम आते हैं कि डिस्कवरी इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये रिसेंटली हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोस्केलेटन डिस्कवर हुआ, तो उसमें रे चौधरी और पार्क साहब ने डिस्कवर किया 1992 में। डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि साइटोस्केलेटन जो है कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए स्केलेटन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सेल के लिए भी साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है। तो उसकी सबसे पहले सजेशन पेश की जनाब कोलजोफ साहब ने। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर ऐसी कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है जिसने सेल के शेप को मेंटेन रखा हुआ है, सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेल्स को जकड़ के रखा हुआ है। कीथ पॉर्टर ने 1944 में जब इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल वाकई ऐसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है साइटोस्केलेटन। फिर उसके बाद कोहेन साहब ने मजीद इसके ऊपर काम किया और इसको कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल हर एक सेल में जो है ये पाया जाता है, लेकिन उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर काम नहीं किया था। तो रे चौधरी और पार्क ने आकर 1992 में इसके ऊपर काम किया और डिस्कवर कर दिया कि हाँ जी प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है। हम अगर कंपोजिशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन फाइबर्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है। अभी हम आएंगे कि कौन से प्रोटीन्स है और कैसे ये पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाइबर्स हैं। ये कौन कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये लॉन्ग हैं, थिन हैं, लंबे और पतले हैं, हॉलो है, अंदर से खाली हैं, स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, स्लेंडर या ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनब्रांच्ड होता है। 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है और ये बना हुआ है ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्यूब्यूल जो है दैट इज व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स।
माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं और साइज में सारे जो प्रोटीन फाइबर्स होंगे उनसे बड़े होते हैं। और इनका काम क्या है? इनके फंक्शंस की तरफ आते हैं तो इनका फंक्शन क्या है? दीज आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर सच एज सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडीज। क्या मतलब है? हमारे बॉडी में आगे, हमारे सेल के अंदर आगे आ रहा है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल के लिए बेसल बॉडीज, बेसल बॉडी से मुराद ये है कि जो बेस करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो बेसल बॉडीज ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से फिर आगे बनता है, कौन बनता है जी? सेंट्रियोल बनता है। और सेंट्रियोल के साथ साथ सीलिया भी बनता है, फ्लैजेला भी बनता है, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से इससे बनता है और उसका अपना स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक व्हाट? गाइड एंड डिटरमाइन पाथ ऑफ ग्लाइकोवेसिकल्स टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा काम इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या है कि वो इंट्रासेल्युलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होती है उनके ट्रांसपोर्ट को भी ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल गाल्जी वेसिकल्स को ये रास्ता दिखाता है कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाए या साइटोप्लाज्म में कहीं और अगर वो जाना चाहे तो उसके लिए वो रास्ता सीधा करना, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद यह है कि जो सेल को मजबूती और सहारा फराहम करते हैं, सेल को बॉडी का एक फ्रेमवर्क का एक मेन हिस्सा है। जिस तरह हमारी बॉडी का मेन हिस्सा, हमारे फ्रेमवर्क का मेन हिस्सा हमारा क्या है? हमारी बॉडी का मेन हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आम जबान में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी में कोई थोड़ा सा मसला हो जाए तो डेफिनेटली फिर इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, इंसान घूम फिर भी नहीं सकता, इंसान बैठ भी नहीं सकता। तो ये डिफरेंट काम है जो जिसको बेस किया है हमारी बॉडी के मेन स्टेम ने, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो यहां पर भी वैसी ही सूरत हाल है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, यानी सेल डिविजन्स। सेल डिवीजन के वक्त ये स्पेंडल फाइबर्स बनाता भी है, ये इंशाल्लाह आगे जब आएगा टॉपिक तो इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेंडल फाइबर ये बनाता भी है, फिर उन स्पेंडल फाइबर्स की ये असेंबली को भी कंट्रोल करता है और उसका अगर सेल डिवीजन के बाद डिसअसेंबल करना होता है तो वो भी वो करता है। ये आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने मेटाफेज एक फेज पढ़ा हुआ है। मेटाफेज में ये असेंबल होते हैं, उन्होंने क्रोमोसोम्स को आपस में असेंबल किया होता है। फिर एनाफेज और टेलोफेज में ये वापस डिसअसेंबल होते हैं। तो ये दोनों काम यहाँ पे कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एक्सट्रीमली थिन, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स हैं। दागनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज्यादा थिन हैं, लंबे भी हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। अकर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, ये बंडल की शक्ल में पाए जाते हैं। ये आपका सामने आपको डायग्राम नजर आ रहा है। इस डायग्राम में आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये एक बंडल के फॉर्म में मौजूद है। जिस तरह टीवी का जो केबल होता है, केबल के अंदर जो मौजूद तारे होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक बंडल के फॉर्म में पाया जाता है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ये अनब्रांच्ड है, इसका भी कोई ब्रांच नहीं होता। एंड कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, और इसके अलावा ये एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये बंडल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे दागनुमा स्ट्रक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। वो छोटे छोटे दागनुमा स्ट्रक्चर्स बेसिकली वहां पे कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। और उसके बाद ये बाकी इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सेल के अंदर कैसे काम करता है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी मूवमेंट ऑफ मसल्स। मींस आप कह सकते हैं कि ये हमारे मस्कुलर सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे सेल के मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अमीबाइड मूवमेंट या साइक्लोसिस, अगर आपको याद हो साइटोप्लाज्म के अंदर भी हमने पढ़ा है अमीबाइड मूवमेंट और साइक्लोसिस। उसके अलावा एक एमसीक्यूज भी आया था, अगर आपको याद हो, उस एमसीक्यूज में भी हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोसिस क्या होता है और अमीबाइड मूवमेंट क्या होता है। अगर ये एक यूनाइसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है,
जिस तरह के अमीबा है, पैरामीशियम है या क्लेमाइडोमोनास है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये पाया जाता है तो उस वक्त ये क्या करता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, उसको हम अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं। जबकि जब हम एक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट करता है। तो सो दैट्स व्हाई वहां पर इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये फरो बनाता है। फरो कैसे बनता है, ये जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में ये ऐसे, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल इस तरीके से फरो इसमें बनता है और ये फिर डिवाइड हो जाता है। ऐसे ये सेल ऐसे होता है, ऐसे आता है, इसके अंदर फरो बनता है और ये डिवाइड हो जाते हैं सेल्स। तो ये फरो कौन बनाता है, ये भी ये हमारे माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों काम आपको पता है कि एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर चीजों का आना, तो उसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आते हैं। फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि सेल से बाहर चीजों का जाना। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि उसमें वेस्ट मटेरियल का बाहर जाना, एंडोसाइटोसिस में जो है यूजफुल सब्सटेंसेस का अंदर आना। सो ये दोनों काम इसी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम से ही जाहिर है कि इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान ये पाए जाते हैं। 8 to 11 नैनोमीटर इसका डायमीटर है और केराटिन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है और ये ब्रांच्ड है। इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है जो कि शो कर रहा है कि ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है और इसका साइज जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का दरमियानी साइज है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेंटेन सेल शेप, सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देना, सेल के शेप को मेंटेन रखना, और इंटीग्रेशन यानी यूनिफाई ऑफ व्हाट, सेल्यूलर कंपोनेंट्स। मीन्स कि जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका काम ये भी है कि सेल के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स को इकट्ठे रखना, एक साथ जुड़े रखना, ये भी उसका एक काम है। इसके अलावा सेल के शेप को मेंटेन रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देना, ये इसका काम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। तो साइटोस्केलेटन के बारे में क्या आपने जाना, आपने जान लिया कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चर में आपने उसकी तीनों जो टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर से वो तीनों पढ़े, साथ साथ आपको उसके सारे फंक्शंस भी क्लियर हो गए। लेकिन अगर मैं मेजर फंक्शंस की बात करूं तो मेजर फंक्शन इसकी सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें एक सेल के शेप को मेंटेन रखना और सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे जकड़ के रखना। ये काम किसका है, ये साइटोस्केलेटन का है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।